महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में 2023 की यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन से आईएएस पद पर चयनित हुए कुलदीप पटेल का एक मोटिवेशनल व्याख्यान रखा गया। कुलगुरु प्रोफेसर सुभा तिवारी ने इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुलदीप पटेल मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। वहीं अजय सिंह अहलावत दिल्ली इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर डॉक्टर ममता बाजपेयी, डॉक्टर विभा वासुदेव, यशवंत सिंह पटेल सहित कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सीएल प्रजापति मंचासीन रहे। कार्यक्रम के दौरान यूपीएससी में चयनित हुए कुलदीप पटेल ने एक लंबा व्याख्यान दिया और सफलता के सूत्र बताए। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। जैसे ही मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था, तभी मेरा निर्णय था कि जो मेरा 23 वाला अटेम्प्ट होगा, मैं 23 का अटेम्प्ट दूंगा। उसी दौरान मैंने सिलेबस जाना कि इसका सिलेबस क्या होता है, अच्छी तैयारी कहाँ से होती है। तो जो आपका एक गोल है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो फिर वो पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, किस दिशा में बैठ जाएंगे। इसलिए अगर आपका पहले से निर्णय गोल फोकस्ड है तो आपके चांसेस अपने लक्ष्य तक पहुँचने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, इस परीक्षा में फोकस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो है ही। साथ ही साथ अपने आप को अपना जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल पीस है, उसको भी बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी परेशानियां आती हैं, छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। तो उस दौरान जब आपको सफलता हासिल नहीं होती है या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं उस तरह से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, मेरी तैयारी उस स्तर पर नहीं, तो जो डीमोटिवेशन होता है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर बन जाता है। तो यदि आपका जो मोटिव है कि मुझे ये क्यों करना है, इस परीक्षा में क्यों बैठना है, वो बड़ा क्लियर है, तो कहीं ना कहीं परेशानियों से आप उबर पाते हैं और दोबारा अपनी तैयारी में लग जाते हैं। मुझसे जब से मेरा रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो जब मैं उनसे बताता था कि मैं 8 से 10 घंटा कंसोलिडेटेड, मतलब 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो सुबह से आपके सोने से पहले तक, तो वो 8-10 घंटे ऐसे होते थे कि कंसोलिडेटेड। उस दौरान मैं कोई मोबाइल नहीं चलाता था, उस दौरान सिर्फ मैं किताबों के साथ पढ़ाई करता था, ये नहीं किताब को लिए और मैं मोबाइल चला रहा हूँ। तो इस तरह से अगर 8-10 घंटा भी अपना दिन का डेडिकेट करते हैं तो ये यूपीएससी क्वालिफाई करना, कुछ यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत असंभव वाली बात नहीं है। और दूसरा बिंदु ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जानना पड़ेगा यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का पेपर कैसे होता है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यदि आप जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। पहले आप ये जानिए इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में रहता है प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद आप देखिए कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उनको आप अध्ययन कीजिए। तो उससे आपको पता रहेगा कि जो सिलेबस है किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनका एक विस्तृत रूप में पता चलेगा। क्योंकि सिलेबस में तो एक टॉपिक मेंशन होगा, मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है आपके यूपीएससी सिलेबस में, लेकिन जब आप पिछले साल के प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं, कुछ विषय पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ विषय पर कम फोकस करते हैं। तो इन दो चीज़ों से तीसरा काम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, जिन बच्चों ने इस परीक्षा को निकाला है, उनके बहुत सारे साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं। उनको देखिए कि उन्होंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, उन्होंने कैसे इस परीक्षा की तैयारी करी। तो आपको जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इस परीक्षा को लेकर के, वो इन 3-4 चीज़ों से मिल जाएगा। फिर आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, फिर आप बुक्स खरीदिए। अब जब आपने परीक्षा को समझ लिया है, फिर आप जैसे अभी सब लोग कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ सेकेंड ईयर में होंगे, और आपको तैयारी स्टार्ट करना है, तो मैं क्या किताबें करूँगी। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं अभी अपने कॉलेज के दौरान। सबसे पहले एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं 9वीं से 12वीं तक मुझे लगता है कि पर्याप्त है। यदि आपको 9वीं से 12वीं तक की जो किताबें हैं वो समझ में नहीं आती तो आप 6 से भी पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, अब आपको एनसीईआरटी रटना नहीं है, एनसीईआरटी की सिर्फ आपको 3-4 रीडिंग करनी है। उससे क्या होगा
कि जब आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपको सिलेबस में मिलेंगे और आपके एनसीईआरटी में भी होंगे। तो उससे जो टर्म्स मतलब कोई भी शब्द लिखा होगा उस शब्द का मतलब क्या है, जैसे पॉलिटी का कोई टर्म है तो वो आपको एनसीईआरटी बड़े आसान भाषा में लिखा रहता है तो आपको समझ में आ जाता है। तो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी के बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो जब आपको लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझ रखा है एनसीईआरटी से। तो शुरुआत आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इस एग्जाम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है करंट अफेयर्स, कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है अपने देश का, अपने इंडिया वर्ल्ड का एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी कैसे, भूगोल कैसा है, देश दुनिया नदी, ये सब चीज़ें ये आपको अवेयरनेस बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। आप कोई भी दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई भी एक पढ़िए, सुबह आप पढ़ सकते हैं, 1-1.5 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तीसरा काम, स्नातक के दौरान आप क्या करेंगे, जिस भी विषय में आपने इस यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, हिस्ट्री आपके बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इसको भी बहुत गहराई से अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज आता हूँ, क्लासेस अटेंड करता हूँ लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ, तो आप अगर इसको भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो आपको कहीं ना कहीं ये फायदा देगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था वो इंग्लिश साहित्य था। तो इंग्लिश साहित्य से मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया तो उसका फायदा मुझको कहाँ हुआ, निबंध का एक पेपर होता है यूपीएससी में जो कि 250 मार्क्स का होता है। तो उस निबंध में मैंने स्नातक किया इंग्लिश साहित्य से, तो मुझे फायदा मिला और मुझे लगता है कि जो मेरे 138 मार्क्स हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं ऐसे में जो मेरे नंबर आए हैं। तो जो मैंने स्नातक में पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई करी, तो उसका मुझको फायदा मिला। साथ ही साथ मेंस में जो 9 पेपर होते हैं उसमें सब में आपको लिखना होता है, हर पेपर में 20 प्रश्न होते हैं, आपके पास समय की कमी होती है, 6-7 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे 30 प्रश्न आपको 3 घंटे में करते हैं। तो यदि आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आपकी राइटिंग स्पीड और राइटिंग कैसे आप लिखते हैं, आपकी लिखने की शैली बेहतर होती है कॉलेज से, तो उसको आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो इस समय ये जो स्नातक का टाइम है इसको भी आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में आपकी मदद करेगा। तो ये तो एक जो बेसिक है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ करके, न्यूज़पेपर पढ़ करके, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आपके जो एसयू फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है। आप हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा दूसरी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे तो वही हिस्ट्री ना, तो आपको एक बार पढ़ना ही है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, तो वहाँ पर सिर्फ आपको रिविजन करना पड़ेगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा हिस्ट्री का, कि आप यहाँ पर हिस्ट्री से बीए करके जा रहे हैं और आप हिस्ट्री में भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ पर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये दूसरा बिंदु था कि सिविल सर्विस के ऊपर है। उसके बाद आप जैसे बच्चे जो स्नातक में हैं वो अपने समय का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे करें। तीसरा हम बात कर सकते हैं एग्जाम के बारे में कि प्रीलिम्स, और जैसा बोला कि आप थोड़ा सीसेट के बारे में बताइए कि बच्चे मेंस तो कर लेंगे लेकिन प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स में सीसेट के लिए आप यही कुछ चीज़ें आप कीजिए। पहला तो आप लास्ट 3-4 साल के पेपर देखिए, उसमें से ये आप कोशिश कीजिए कि उसमें 3-4 पार्ट होते हैं, एक क्वांट होता है, मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है। तो आपको सभी तीनों पार्ट में बराबर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि मेरी गणित बहुत अच्छी है तो मैं सीसेट निकाल लूँगा। आप जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर भी ध्यान दीजिए, रीजनिंग के जो सवाल आते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। तो आपको फोकस तीनों पार्ट में करना है। दूसरा, आप जो सवाल देखिए, अच्छा गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये देखिए कि परसेंटेज से किस तरह के प्रश्न पिछले 4-5 वर्ष में पूछे गए हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहिए, उनके फॉर्मूलेज वगैरह एक छोटी सी सीट में लिख लीजिए, ताकि फिर आपको रिवाइज करना बड़ा आसान हो। जब आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाए उसके बीच में जो समय मिलता है उस बार एक बार फिर आप रिवाइज कर लें कि क्या फॉर्मूलेज है, तो फिर वहाँ पर कॉल करना ईजी हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज पिछले साल के प्रश्नोत्तर को थोड़ा सा आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और तीनों चीज़ों पर, तीनों विधियों पर ध्यान दीजिए, जो रीजनिंग पार्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है और मैथ्स का पार्ट है। और कुछ बहुत सारी किताबें भी आती हैं सीसेट के लिए, तो आप मार्केट से एक अरिहंत का बुक आता है उसको आप ले सकते हैं। उसमें सभी टॉपिक्स के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, जब परसेंटेज का है तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए रहते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट सीसेट में ज़्यादा बड़ी कमी ये हो जाती है कि हमको लगता है कि क्वालिफाइंग पेपर है क्योंकि आपको सिर्फ 33% मार्क्स आने पड़ते हैं, तो थोड़ा उसको लाइटली ले लेते हैं कि
जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तो हमारे जीएस से पड़ेगी बनेगी, उनको सी सेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे लाइट लेते रहते हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका सी सेट की वजह से आपका पेपर मिल जाता है। और ऐसे एक कहीं सैकड़ों उदाहरण है बच्चों के जीएस में 100 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ से 20-20 नंबर जाता है, लेकिन सी सेट में भी 2-2 नंबर से रह जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी गलती है, आपका पूरा साल खराब कर रहा है, आपका जो एक मौका है मेंस लिखने का वो खराब कर रहा है। तो आप किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिए, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो चाहे मेन पेपर हो। तो इस तरह से आप सी सेट का कर सकते हैं। और जो सर ने बोला कि 2 क्वालिफाइंग पेपर आपके मेंस में भी होते हैं, हिंदी का और अंग्रेजी का, बाकी जो 7 पेपर होते हैं उनसे आपकी मेरिट बनती है। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको 25% मार्क्स पाने पड़ते हैं। तो जैसे एक बड़ी समस्या रहती है हम लोगों को, जहाँ से हम आते हैं, मेरी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं रही है। मैंने भी कोशिश की कि मैं इसको बेहतर करूँ, इतनी बेहतर तो कर लूँ कि मुझे इस परीक्षा में या फिर इसकी वजह से मैं इस परीक्षा को ना कर पाऊँ, ये कारण तो नहीं बने। तो उसको कैसे बेहतर करें? तो उसका सबसे बड़ा आसान तरीका है कि कुछ आप अगर अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इतने सारे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, कोई भी इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। एक दिन पढ़ने में आपको समय लगेगा, एक आर्टिकल 300-400 वर्ड का 15-20 मिनट में पढ़ पाएंगे, तो वो शुरुआती दिक्कतें होंगी। लेकिन आप उस चीज़ में अगर कॉन्स्टेंटली लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, दूसरे टाइम लगेगा, तीसरे टाइम लगेगा, फिर आप देखेंगे 15 दिन बाद आपको कम समय लगता है, आप एक आर्टिकल को 10 मिनट में पढ़ पा रहे हो। तो उस आर्टिकल्स को पढ़िए और वहाँ पर देखिए जो आपको नए नए शब्द मिलते हैं कि ये शब्द का मतलब नहीं पता, उस शब्द को कहीं आप लिख सकते हैं, या फिर उस शब्द को आप ट्राई कीजिएगा कि अच्छा आज के पेपर में मुझे ये नए शब्द मिले, उनको लिख लीजिए और फिर उनको थोड़ा सा सवाल या फिर मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए बाद में। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं अंग्रेजी, जो इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं और बहुत महान पुरुषों की जो ऑटोबायोग्राफीज हैं उनको आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है कि इन बुक्स में जो लैंग्वेज होती है बहुत सिंपल होती है, तो जब उन चीज़ को पढ़ते हैं तो आपका लैंग्वेज का जो डर है वो खत्म होने लगता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है, नए नए शब्द मिल रहे हैं, आप उनको समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से जो अंग्रेजी का डर है वो दूर किया जा सकता है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि इस एग्जाम के लिए, इस पेपर के लिए भाषा कि आप हिंदी भाषा से अपना मेंस लिख रहे हो तो आपको कम नंबर मिलेंगे, या फिर आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हो तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो आपकी हम लोगों का एक माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा मैं हिंदी से करूँगा तो जो अंग्रेजी माध्यम से बड़ा बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस भी भाषा से दें उस भाषा में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। आप अगर हिंदी भाषा से मेंस लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखिए, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सब उसमें लिखिए, तो आपको मार्क्स मिलते हैं, बच्चे टॉप करते हैं। तो भाषा कोई बैरियर नहीं है, ये आपको पहले ही दिमाग से हटा देना है। बस ये है कि आपको दूसरी भाषा से डरना भी नहीं है, क्योंकि जब हमको पता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर होगा ही, तो हमको इतनी अंग्रेजी तो बेहतर करनी पड़ेगी कि हमारा क्वालिफाइंग पेपर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको तो पूरा करिए ही। और अंग्रेजी एक बहुत कॉमन भाषा है, वो हर चीज़ आप मोबाइल से अंग्रेजी, इतने सारे कंटेंट अंग्रेजी मिलता है, तो आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अंग्रेजी पढ़ करके समझ आए, अंग्रेजी में आप लिख रही चीज़ें, तो इतना बेसिक नॉलेज तो आपको जरूर होना चाहिए एक भाषा का, दूसरी भाषा का ज्ञान। तो ये कुछ चीज़ें आपका सी सेट को लेकर के और मेंस को लेकर के कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है और आप अंग्रेजी कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वही है कि आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे डरिए मत, किताबें पढ़िए, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो शब्द आपको लगते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उसको आप एक जगह लिख करके फिर ऐसे एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं। जब 4-5 वर्ड उसको आप नहीं मिले हैं तो आप रात में देख सकते हैं, फिर एक हफ्ते बाद देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकते हैं। बाकी फिर एग्जाम के फेस के बारे में बहुत ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, वो मेनली मई में होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है 200 मार्क्स का, और उसमें माइनस मार्किंग भी होती है 1/3। तो जब आप इस पेपर से आपकी मेरिट बनती है कि आपके कितने नंबर आए, आपके 80 मार्क्स आए, 95 मार्क्स आए, या आपका कट ऑफ क्वालिफाई करना जरूरी है। और जो दूसरा पेपर होता है वो सी सेट का होता है, उसमें 80 प्रश्न होते हैं और वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें आपको सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए। लेकिन बच्चा सोचता है कि सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है तो उसको उतना ध्यान नहीं देता है और कहीं ना कहीं उस वजह से उसका अटेम्प्ट खराब हो जाता है। फिर जब आपका ये मेंस होता है, सॉरी प्रीलिम्स होते हैं मे में, उसके 10-15 दिन बाद आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। फिर आप एक फॉर्म भरते हो जिसको डेफ 1 कहते हैं, जो आपका एक तरह से समझिए कि मेंस के लिए आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो मेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, आपको एक ऑप्शनल विषय चूज करना पड़ता है। पहले यूपीएससी में 2 ऑप्शनल विषय चूज करने पड़ते थे, अब सिर्फ एक करना पड़ता है। तो जो मेरा ऑप्शन था वो PSIR था, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस।
तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, PSIR है। तो इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शनल चूज करना है और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपने उससे ग्रेजुएशन किया है तभी आप इस विषय को चुन सकते हैं। कोई भी आप जो भी उसमें लिस्ट है लिटरेचर का भी आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ता है जो कि 500 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होते हैं। तो आपका मेन सितंबर में होता है, जैसे इस बार का मेन जो शुरुआत है 20 सितंबर से स्टार्ट है, 2 हफ्ते चलेगा और 9 पेपर होंगे और इसका रिजल्ट दिसंबर के आसपास आ जाएगा और फिर जनवरी से साक्षात्कार स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस में जैसे मैंने बताया आपका लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए, जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है वो आप अच्छे से पढ़ करके जाइए, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिखिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है आप प्रश्न पढ़िए। यस मैम, उसमें हर पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। जीएस में 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के और अदर 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क के। तो ये यस मैम टोटल डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्रीलिम्स होता है। तो ये आपका मेंस हुआ और फिर इंटरव्यू में एक जो हम लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछेंगे या फिर कुछ भी पूछ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः आपसे जो आपका विषय है या फिर जिन चीज़ों पर आपकी रुचि है या फिर जिनसे आपका स्नातक हुआ है, जहाँ से आप आ रहे हो, कि आपको आपके आसपास की समझ कितनी है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे कि जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद आपको एक और फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको डेफ सेकंड कहते हैं, डिटेल्ड असेसमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड। तो उसमें आप उसमें बताते हैं कि आपको रुचि किन चीज़ों में है। जैसे कि मैंने देखा था कि मुझे रुचि में किताबें पढ़ने की, मैं मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे साउथ एशिया में जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है उन पर उनके बारे में पढ़ना पसंद है। तो उनके पास जो आपका पैनल होता है 5 लोगों का, उनके पास ये डिटेल्स रहती हैं, तो वो आपसे उस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आप बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। आप कल को यहाँ पर कोई अधिकारी बनेंगे तो किस तरह से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की आपका थॉट प्रोसेस कैसा है ये समझने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंटरव्यू में वो है आपका आत्मविश्वास। मेरे मार्क्स इंटरव्यू में 275 नंबर का होता है, तो जो मेरे मार्क्स थे वो 160 मार्क्स थे। अब मुझको पता है कि मार्क्स कम क्यों थे, क्योंकि जैसे ही पहला प्रयास था, पहली बार इंटरव्यू देने जाना होता है, हम सब सोचते रहते हैं कि यूपीएससी भवन जाएंगे, आप इस चीज़ के लिए आप 2-3 वर्ष लगाते हैं, फिर आप जब जाते हैं देखते हैं तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आपको देख करके लगता है कि आप फील करते हैं कि थोड़ा सा तो नर्वसनेस होती है। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो चेयरमैन सर ने सिर्फ एक, मेरा जो पैनल था डॉक्टर बीबी सैन सर का था, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि मिस्टर पटेल आपकी तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने एक प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं उस तरह से नहीं दे पाया जितना मैं समानता देता, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वसनेस आ गया था। तो फिर उन्होंने एक ही प्रश्न पूछ करके दूसरी मेंबर से बोला कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए। तो दूसरी मेंबर की उन्होंने बड़े सामान्य प्रश्न पूछे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के, तो मैंने उनके सवालों के जवाब दिए तीसरे पैनल मेंबर के। लेकिन वो जो दिमाग में हो गया कि अच्छा सर ने एक ही प्रश्न पूछा है और पास कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा जब तीसरे मेंबर ने प्रश्न पूछना हमने समाप्त किया, तो मुझे लगा कि अब तो या तो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो चौथी मेंबर है, 5वें मेंबर है, मैं कोशिश करूँगा कि उनके सवालों के जवाब में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दूँ, जो भी मुझे आता है, और मैं उसमें घबराऊँ नहीं, जो भी मुझको आता है नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो बोल दूँगा कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से फिर मैंने कोशिश की कि जो चौथा 5वें मेंबर है उनके साथ में थोड़ा सा इंगेज करूँ, उनसे बात करूँ, तो उनके सवालों के जवाब है वो मैं थोड़ा सा लाउडली और कॉन्फिडेंटली दे पाऊँ। तो कहीं ना कहीं 160 मार्क्स मेरे आए, इसीलिए आए क्योंकि लास्ट के जो 2 मेंबर्स थे उनके साथ मैंने थोड़ा सा बोल्डली आत्मविश्वास के साथ उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मुझे अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद मेरे मार्क्स ज़्यादा होते। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि इस जो साक्षात्कार होता है उसमें जो कॉन्फिडेंस आपका आत्मविश्वास है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यदि आपको कोई सब्जेक्टिव ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ आपको नहीं आती, तो बड़े हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ कह सकते हैं कि सर सॉरी सर आई डोंट नो दिस, और वो माइंड भी नहीं करेंगे। बट आप उनको लगता है कि आपको इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आपको कभी एसपी या डीएम बनाएंगे और आप वहाँ आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, आपके पास कैलिबर नहीं है कि आप डिसीजन ले पाएँ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट करेंगे। इसलिए वहाँ पर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए। तो ये इंटरव्यू का पार्ट था। उसके बाद मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरा जो रिसोर्स था कि मैंने किस विषय के लिए कौन सी किताबें पढ़ी हैं उनके बारे में यदि आप 5 मिनट में यदि समय
तो उसके लिए मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैं बताना चाहूँगा कि जैसे क्वालिटी के लिए एक काफ़ी प्रोमिनेंट बुक है एम लक्ष्मीकांत, वो किताब मैंने पढ़ी थी। और साथ ही साथ जो भी मैं किताबें बताऊँगा इसके साथ जहाँ से मैंने कोचिंग की है नेक्स्ट IAS से, वहाँ के जो क्लास नोट्स हैं उनको भी मैंने रेफर किया है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स की जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो पहले क्वालिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, उसके बाद एक हिस्ट्री बड़ा कंपोनेंट होता है, उसमें आपका एंशिएंट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है और एक आर्ट एंड कल्चर होता है। तो एंशिएंट के लिए RS शर्मा की बुक है ओल्ड NCERT है, वो मैंने पढ़ी है। मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर की ओल्ड बुक है, वो पढ़ी है। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है, मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर करके, वो भी काफ़ी फेमस है। तो आपका ये पॉलिटी और हिस्ट्री हो गया। उसके लिए ज्योग्राफी के लिए मैंने मूलतः जो 11वीं 12वीं की NCERT की किताबें हैं, 2 किताबें होती हैं, उनको मैंने मूलतः पढ़ा और उसके अलावा मैंने कोई और किताब नहीं पढ़ी है। साथ ही साथ जो क्लास नोट्स हो गए और जो करंट अफेयर्स में कुछ अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है तो वहाँ से मैंने ज्योग्राफी के लिए तैयारी की। ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है जो कि उसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स आती है, बट मैंने उसको थोड़ा सा कम ही रेफर किया था। जो मेरे क्लास नोट्स थे मुझे लगा इनसे मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने उनसे पढ़ा। और उसके बाद साइंस टेक के लिए भी डॉक्टर अयाज खान सर हैं, उनके नोट्स से मैंने पढ़ाई की साइंस टेक के लिए। साथ ही साथ फिर इकोनॉमिक्स के लिए भी क्लास नोट सफिशिएंट थे, बट एक किताब आती है मार्केट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस में आता है आपका, तो इतना रिलेवेंट नहीं है प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और करंट कैसे कवर करें, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए कोई आप डेली दैनिक न्यूज़पेपर पढ़िए। साथ ही साथ काफ़ी सारी कोचिंग्स के मंथली कंपाइलेशन आते हैं, वो एक महीने में जो भी घटनाएं घटी हैं और अलग अलग अखबारों में जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी आर्टिकल्स आए हैं और जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं, उनका वो कंपाइल करके 120 पेज के आसपास का होता है। तो उसको आप रेगुलरली पढ़ सकते हैं हर महीने। तो इस तरह से आप करंट कंप्लीट कर सकते हैं अपना और इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब इन स्टैंडर्ड बुक्स को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये समझ आपको आएगी जब आप सिलेबस देखेंगे और पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे। कि मुझे जरूर नहीं, मैंने बोला कि लक्ष्मीकांत पढ़ी मैंने, तो आपको कवर टू कवर पढ़नी है, फर्स्ट पेज से लगाकर आज लास्ट तक पढ़नी है। आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि अच्छा पार्लियामेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पार्लियामेंट टॉपिक है तो पार्लियामेंट टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो दूसरा टॉपिक है तो उससे कम पूछा जाता है, तो उसको मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ उसके साथ। तो ये आप जब PYQs देखेंगे और सिलेबस देखेंगे, टॉपर्स को सुनेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किन बिंदुओं पर उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज वाली बात होगी। उसके बाद लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यदि आपका दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये काम करना है और आप कोशिश करना, आप मेहनत करना चाहते हैं, या उसके लिए आपको जितना मेहनत करनी पड़े। एक कोट है जो कि मुझे ये नहीं पता किसका कोट है, लेकिन जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में था तब से मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क हार्डर देन एनीवन एल्स। तो इसका हिंदी में यही होगा कि सफलता उन व्यक्तियों को मिलती है जो किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुक है। तो अगर आपको सफल होना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। आपका अगर बहुत कैजुअल एटीट्यूड है इस परीक्षा को लेकर के या फिर किसी भी परीक्षा को लेकर के, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी सफलता दूर होती चली जाती है। बाकी मैं जो मेरे दादाजी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये भी एक मेरा मूल मंत्र रहा कि ये सब आपके दिमाग में है। अगर आपका माइंडसेट वैसा है विनर वाला, तो आपको सफलता मिलेगी। आपने अगर पहले से सोच लिया है, आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इस परीक्षा को कर पाऊंगा, तो फिर सफलता थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। फिर आपको 1 साल और उसमें उस साइकिल में फंस जाना होता है। तो आप आत्मविश्वास रखिए और जो भी जरूरत, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं इस परीक्षा को सफल होने के लिए, इस परीक्षा में सफल होने के लिए, वो सब कीजिए। आपको लैंग्वेज में कमांड अच्छी कीजिए, आप करंट अफेयर्स बढ़िया कीजिए, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़िए, NCERTs पढ़िए और अवेयरनेस रखिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन। तो इससे इतना आसान नहीं है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको लग रहा है या फिर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत अलग किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आप उनको करेंगे तो कल आप वहाँ खड़े होंगे। और मैं आप सबको आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सामने बैठा हर बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं
वहाँ पर हम मेहनत करने से नहीं झिझकते। कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज के कमी हो जाती है या फिर उस तरह की परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तो उससे हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बाकी जो मेहनत है, बाकी जो लगन है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो कैलिबर है, वो बिल्कुल है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। बाकी एक बार और मैं कॉलेज की कुलपति वीसी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना। तो एक बार और मैं विश्वविद्यालय की वीसी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ सीएल सर, जिन्होंने मैंने भी मेरा भी बड़ी दिली इच्छा थी कि, क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर कॉलेजेस हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली एनसीआर रीजन है, वहाँ पर जो बच्चों को बड़े आसानी से ऐसे इंटरेक्शंस मिल जाते हैं। मैं भी छोटा था, तो छोटा क्या, मैं जब 12वीं हो गई, कॉलेज गया, तब कॉलेज में ही मुझे ऐसा इंटरेक्ट करने का एक मौका मिला। हमारे कॉलेज से ही एक भैया का हुआ था, उनकी ऑलरेडी 3rd रैंक आई। तो जब मैंने उनको पास से देखा तो एक अलग सा मोटिवेशन और एक ऊर्जा आई। तो मुझे भी लगता है कि हर व्यक्ति को यदि किसी को परीक्षा देनी है, फिर करना है, तो एक ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सभी प्रोफेसर, सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी बच्चे इतने पेशेंसली सुनते रहे, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी मैम, आज किस तरह का कार्यक्रम किए गए? आज विश्वविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। श्री कुलदीप पटेल, जो कि नवचयनित आईएएस ऑफिसर हैं, और उनके जो शिक्षक हैं श्री अलावत जी, ये दोनों हमारे विश्वविद्यालय में आए और इन्होंने विद्यार्थियों से लंबा एक डिटेल्ड इंटरेक्शन किया हमारे स्टूडेंट्स से। और कुलदीप बहुत ही सहज, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने बच्चों से बहुत खुल के बात की और ईमानदारी से हर चीज बताई, कौन सी किताबें पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, अपना गोल कैसे फिक्स करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आज श्री कुलदीप पटेल जी का, कि हमारे विद्यार्थी जो हैं वो चयनित हो, परीक्षाओं में प्रेरित हो, और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और ऑफिसर्स हमारे विश्वविद्यालय से निकले। यही उद्देश्य था। तिरंगा यात्रा निकाली, नशा मुक्ति के लिए हम लोगों ने ओथ लिया कि नशा की से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा एंटी रैगिंग कैंपस में नहीं होना है, और बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उससे हम लोगों ने उसके प्रति रोष प्रकट किया सामूहिक रूप से। और यूएन चार्टर, जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, उसके हिसाब से वहाँ व्यवहार हो। जो परिवार वहाँ प्रभावित हुए हैं बांग्लादेश में, उनको पुनर्वास किया जाए। और हमको पिक एंड चूज नहीं करना है। एक जगह की हिंसा को हम बढ़ा चढ़ा के खंडन करते हैं, दूसरे जगह हिंसा हो रही है हम मुंह फेर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इस पर भी हमने आज ओथ लिया है, और बहुत ही अच्छा, एक अच्छे वातावरण में कार्यक्रम हुआ।